नमस्कार। शुमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनको बहुत जल्दी हो रही है अपने अपनी जो राजगद्दी है, अपना जो सिंहासन है, जो उनको उनके पिता से मिला है करुणानिधि से, उसको आगे अपने बेटे को सौंपने के लिए। स्टालिन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अभी चुनाव के लिए 2 साल और हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है बेटे को गद्दी सौंपना। और वैसे भी जो परिवारवाद की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको गद्दी तो सौंप दी गई, लेकिन सत्ता नहीं मिल रही है। और यही डर जो है स्टालिन को भी सता रहा है। अब वो इसको कैसे करे, अपने बेटे को कैसे वो सत्ता दे, उसके लिए वो लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे कि समाज में तनाव हो, जो कि देश को विभाजनकारी जो है प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है। अभी जो है जब एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर जब ड्राफ्ट सामने आया तो उसने उसका बड़ा विरोध किया। इसके अलावा डिलिमिटेशन पर और अन्य भी मुद्दे हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। तो जब से स्टालिन को जब से ये लगा कि मैं अपनी जो कुर्सी है, जो अपनी गद्दी है, जो हमारी परंपरागत पिता से मिली हुई वो है, वो उसको सौंपने में उसके दिक्कत हो रही है उसको, क्योंकि भ्रष्टाचार और ऐसे कई चीजें और एंटी इनकम्बेंसी भी है जो ये प्रक्रिया को सहज नहीं चलने देगा। हालांकि स्थितियां उसके लिए बड़ी सुलभ है, बड़ी सरल है, बड़ी आसान है, क्योंकि इस समय जो उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है एआईएडीएमके, उसका अंदर नेतृत्व में ही जो है विभाजन हो रखा, वो कई टुकड़ों में अलग अलग टुकड़ों में बंटी है, तो वहां से एकदम पे चैलेंज नहीं होता। एक टाइम था जब करुणानिधि और जयललिता दोनों जो है बराबर प्रतिद्वंदी थे, और कभी एक सत्ता में रहता, कभी जयललिता सत्ता में आती थी। तो जयललिता के मरने के बाद जो वैक्यूम तमिलनाडु की राजनीति में पैदा हो गया, उसको विपक्ष नहीं भर पाया। विपक्ष से मेरा मतलब ये है कि एआईडीएमके, क्योंकि दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं। हालांकि एआईडीएमके कुछ मामलों में लिबरल है, इनकी तरह नहीं है जो डीएमके की तरह। तो वो जो नहीं हो पा रहा है, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, यद्यपि उस वैक्यूम को क्रिएट भरने के लिए बीजेपी भी लगी हुई है। के अन्नामलाई के रूप में जो है बीजेपी के पास एक बहुत सशक्त नेता है, एक पढ़ा लिखा नेता है, रिटायर्ड आईपीएस है, जिसे सब चीजों की जानकारी है, जिसका कोई ऐसा परिवारवाद वाला बैकग्राउंड भी नहीं है, सीधा जड़ों से जो है निकल रहा है। और अगर एक ऐसा भी वक्त आएगा, अगर तमिलनाडु में समर्थन मिला बीजेपी को, तो अन्नामलाई एक दिन देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। तो ये जो है अब इसके लिए संकट क्या हो रहा है कि स्थितियां तो बड़ी इतनी अच्छी है, क्योंकि विपक्ष बंटा हुआ है, एआईडीएमके के टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, लेकिन फिर भी संभावनाएं नहीं लग रही है कि बड़ी आसान जीत मिल जाएगी और जो उसके पिता की गद्दी है वो अपने बेटे को सौंप सके। तो उसने क्या किया कि विभाजनकारी अब जो है नीति अपनाने लग गया, जैसे एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है, उसमें एक इश्यू को लेकर के वो बैठ गया कि साहब ये इसमें जो है जो त्रिभाषा में ये हिंदू जो बीजेपी सरकार है, ये वो थोपना चाहती है, हिंदी को थोपना चाहती है इस प्रदेश में। लेकिन ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास, आप एक अंग्रेजी आप ले सकते हैं, एक अपनी मातृभाषा, वो आपकी तमिल है, ठीक है। उसके बाद आप 2 भाषा, उसमें से एक अन्य भाषा भारत की भाषा और एक जो है विदेशी भाषा आप ले सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो, कोई भी वो हो। तो इसको, क्योंकि जो ये द्रमुक पार्टियां हैं, इनका इतिहास जो है हिंदी विरोध पे ही चला है और हिंदुस्तानी हिंदुओं के विरोध पे चला है। किसके टाइम पे? पेरियार के टाइम पे। पेरियार को शायद बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन उसके असलियत नहीं जानते हैं। ये वो पेरियार है जिसको उसने कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कि इसको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। तो ये उसी पेरियार के वो हैं, इन्हीं की जो है लीगेसी है ये डीएमके। पेरियार के बाद अन्नादुरई, अन्नादुरई के बाद करुणानिधि, करुणानिधि के बाद
स्टालिन, और अब वो चाहता है कि मेरे बाद जो है उदयनिधि को। अब आप सोचेंगे उदयनिधि स्टालिन कौन है? ये वही व्यक्ति है, हालांकि आजकल उप मुख्यमंत्री है, से पिता की पूरी वो ले ली है, उसने कमान ले ली है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी करके एक होना है अगर चुनाव के बाद हुआ। जिसने कहा कि सनातन को इरिडिकेट करना चाहिए, कीड़े मकोड़े है, इस टाइप की जो एंटी सनातन लहर जो चलाई गई थी पूरे देश में, ये वही उदयनिधि स्टालिन है। और इसको ही ये चाहते हैं, जो इंडिया अलायंस है वो इसको चाहता है। तो मैं हिंदी की बात कर रहा था, हिंदी का इनका विरोध बहुत पहले था, क्योंकि जब पहली वाली 3 भाषा पॉलिसी देश में लागू हुई थी, उसमें था एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक आप कोई भी अपनी रीजनल भाषा चुन सकते थे, उसमें कंपलसरी था। तो उसका इन्होंने बड़ा विरोध किया। और 1965 अगर आपको याद होगा, उस दौर में, खैर याद होकर किसको क्या होना, तो बड़ा पूरे साउथ में एक वो लहर फैली थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का सफाया हो गया। तब से जब से गई कांग्रेस वहां से उगड़ी, उसके बाद से आज तक कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आई तमिलनाडु में। वैसे तो कांग्रेस का एक इतिहास है, अगर 2 बार अगर हार गए तो फिर तीसरी बार सत्ता में आना असंभव सा हो जाता है। जैसे आप गुजरात देख लीजिएगा, यूपी देख लीजिएगा, बिहार देख लीजिएगा, और अब नए नए राज्य इसमें जुड़ रहे हैं। राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। हिमाचल में फिलहाल है, लेकिन अगली बार से आप देख लीजिएगा ये भी साफ हो जाएगा। तो इनका मुख्य विरोध जो है, उनका हिंदी से कोई संबंध नहीं है, इनको हिंदी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कहीं लिखा कि आप हिंदी लेंगे, आप तीसरी भाषा कोई भी चुन सकते हैं। फिर जब आप कहते हैं कि हम एक को लेंगे, ये साउथ और इसका विभेद होगा और हमें थोपी जा रही, आप एक काम भी कर सकते हैं, साउथ की जो दूसरी भाषा जो है सब मिलाकर के एक भाषा को भी तो ले सकते हैं। आप तमिल को ही, जो साउथ की स्टेट से जो 4-5 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, केरला, तेलंगाना, ये कर्नाटक और पांडिचेरी, तो खैर चलो छोटा सा वो है, वो तो इनकी फ्रेंच थी पहले, अब यही चल रहा होगा, हिंदी या इंग्लिश चल रहा होगा। तो इनकी आप पहले एक अपनी एकता को तो दिखा के दिखाइएगा कि चारों में से जो 4-5 राज्य है वो एक को दिखा दे, एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करे, ताकि उस लैंग्वेज को नॉर्थ वाले भी सीख सके और फिर एक कम्युनिकेशन बना रहेगा। तो ये क्या कहते हैं कि साहब ये हिंदी उसकी भाषा नहीं है। अब हालांकि उनको किसी ने कहा तुम हिंदी पढ़ो, लेकिन फिर भी उनका तर्क वही कि हिंदी रोजगार की भाषा नहीं है और इंग्लिश है। एक सीधी सी बात है, आप तमिलनाडु में पढ़ाते हैं तो कितने लोग विदेश जाते हैं? आप साउथ की जितनी जनसंख्या है उसमें से कितने लोग विदेश जाते हैं? और अगर आप, चलो हिंदी मत सीखिए, अगर आप मराठी सीख लेते हैं तो आपको मुंबई में बहुत स्कोप है, क्योंकि जरूरी नहीं कि मराठी लोग अंग्रेजी जानते हो। आपको बंगलौर में बड़े सेंटर है, जरूरी नहीं है कि जो कन्नड़ है वो तमिल जानते हो। तो आप ये अपनी एक साउथ की एक भाषा सीख लीजिए, तीसरी भाषा मत सीखिए हिंदी का, हिंदी को मत सीखिएगा। लेकिन सिर्फ विरोध करना है राजनीति के लिए, सिर्फ अपने बेटे को जो है गद्दी पर बिठाना है। और आप ये देखिएगा, आज के समय, इस समय जो है पूरे वर्ल्ड में भारत एक आर्थिक रूप से उभर रहा है। सब जगह जॉब कम हो रहे हैं, विदेशों में सब जगह जॉब कम हो रहे हैं। अगर कहीं कोई सेंटर बनता है तो भारत बनना है। और भारत में भी जो है नॉर्थ इंडिया, कम से कम यूपी जैसे उसमें जो है ये हो रहा है, ये एक ग्रो करेगा, एक डेवलपिंग मार्केट है। और दूसरी कई चीजें अगर आप जो करते हैं, मैं देखता हूं कि जैसे उनके टी शर्टें हैं या तमिलनाडु के जो कोई प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे तो आप वहां नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको नॉर्थ भारत में आना पड़ेगा, जो नॉर्थ भारत में करीबन 70% के आसपास हिंदी बोली जाती है। मतलब हिंदी माने काम चलाओ हिंदी, बोलचाल की भाषा में। तो आप एक 70% मार्केट भी है आपके लोगों के लिए। इवन जो यहाँ से लेबर जाते हैं वो भी सब हिंदी भाषी होते हैं, जो तमिलनाडु में काम करते हैं। तो ये कहना है गलत है कि साहब नहीं, हम तीन भाषा वाले जो है एनईपी को नहीं मानते, हम 3 भाषाएं नहीं लेंगे, हम 2 पे अड़िग रहेंगे, आपका काम नहीं चलेगा। ये सब आप मान के चलेगा। और सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हिंदी एक साथ की लैंग्वेज, अंग्रेजी, हिंदी और एक आपकी लैंग्वेज जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, और ये पूरे इंडिया में है। इवन इंडिया से बाहर भी कई स्कूल ऐसे जो यहाँ के खुले हुए, वो भी सीबीएसई बोर्ड करते हैं विदेशों में, जो राजधानियों में है। तो आपके जो तमिलनाडु का व्यक्ति है वही सब सीख सकता है।
आप क्या जरूरी नहीं कि तमिलनाडु में सारे के सारे आईटी प्रोफेशनल होंगे और सब अमेरिका जाएंगे, नहीं। छोटे मोटे काम भी है, बीच के काम भी है, मार्केटिंग भी है, कई चीजें जो आप बगैर हिंदी सीखे हुए नहीं रह सकते हैं। चलो आप गुजराती सीख लो या मराठी सीख लो। मराठी महाराष्ट्र में अपने में बहुत बड़ा वो है, नंबर 1 जीडीपी है। गुजरात नंबर 2 होगा या नंबर 3 होगा। तो ये विरोध जो है इस बात के लिए नहीं है, हिंदी का विरोध नहीं है, सिर्फ ये है कि भावनाएं भड़काना। जबकि वहां के लोग हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है क्योंकि वो जानते हैं। तो आप फ्यूचर किसका खराब कर रहे हैं अपने लोगों का? ये सब बहाना बनाना छोड़ दीजिए। अंग्रेजी से जो है, सिर्फ अंग्रेजी से हमें जो है हमारा काम चल जाएगा, हमें विदेश में जाना है, नहीं जा सकते आप, क्योंकि मार्केट हिंदुस्तान बनने वाला है, बन रहा है, उभरता हुआ मार्केट बन रहा है। आप और हिंदुस्तान में केवल यहां तक नहीं है कि साउथ में, पूरा नॉर्थ हो करेगा। एक इसमें केवल बिहार ही एक ऐसा हुआ है राज्य है जहां की अभी मार्केट डेवलप होने, जहां की डेवलपमेंट होना, बाकी यूपी बड़ी रफ्तार में है। नोएडा आप देख लीजिएगा, या गुजरात में तो खैर आज से नहीं पहले से ही है। तो ये सिर्फ जो है एक दरार डालने के लिए। और दूसरा क्या किया इन्होंने, जो अब आने वाले समय में 2027 में डिलिमिटेशन होगा, यानी परिसीमन, जो संवैधानिक है कि इतने साल बाद जो है जितनी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। अब उसका भी विरोध हो रहा है कि हम लोग माइनॉरिटी पर जाएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या कम हो रही है, हम उसका पालन कर रहे हैं, 2 बच्चे की नीति का पालन कर रहे हैं, हम दो हमारे दो वाली, इसलिए हम उसका नुकसान नहीं उठाएंगे। भाई ये तो डेमोक्रेसी है। तो अगर आपको लगता है कि ये गलत पॉलिसी है तो क्यों नहीं आप इसमें जोड़ दे रहे हैं? इतने साल हो गए ये तो ये जो डिलिमिटेशन है ये कोई नई बात नहीं है। ये नहीं है कि ये बीजेपी ने किया है, मोदी जी ने किया है, या कोई षड्यंत्र इसके पीछे। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। और कितने साल हो गए संविधान को, 1952 में लागू हुआ था। तो अगर आपको ये चिंता है और आपने ये सब किया है कि हम अपनी जनसंख्या का नियंत्रण करेंगे और नॉर्थ वाले नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये चिंता इससे पहले व्यक्त क्यों नहीं करी? आप कहते हैं इस बात को। डीएमके हर बार किसी न किसी सरकार के साथ रही है, केंद्र में हमेशा इसका रिप्रेजेंटेशन रहा है, चाहे वो यूपीए के साथ हो या एनडीए के साथ हो। कभी आपने रखी बात? या साउथ की जितनी स्टेट्स हैं, क्या उन्होंने बात रखी? आपको अच्छी तरह पता है कि ये सब होना है, तो क्यों नहीं आपने ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए कंपेल किया? क्यों नहीं इसके आंदोलन किए? इससे पहले क्यों नहीं किया आंदोलन? आप हिंदी के बगैर मतलब हिंदी के खिलाफ करते रहे, लेकिन इसके खिलाफ नहीं किया। अभी किसने रोका है? अभी भी करिए आप आंदोलन, बोलिए लोगों को कि नॉर्थ वाले जो है अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करें। लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है, जिसका दुष्परिणाम नॉर्थ वाले भी भुगत रहे हैं। ये मत सोचिए कि साउथ वाले भुगत रहे हैं, लेकिन आप वहां पर नहीं कहेंगे क्योंकि वो आपका वोट बैंक है, क्योंकि वो इंडी अलायंस का वोट बैंक है, इसलिए आप इस बात को नहीं कहेंगे। लेकिन आप सिर्फ देश में जो है एक वो खड़ा करेंगे, विभाजन खड़ा करेंगे, साउथ नॉर्थ एंड साउथ का जो है विभाजन खड़ा करेंगे। क्योंकि आपके साथ राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो ऑलरेडी विभाजनकारी हैं, इसीलिए आपका इंडिया अलायंस है। खाली इसलिए नहीं है कि आप एंटी सनातनी हैं और भ्रष्ट लोग हैं, इसके पीछे ये भी है, देश तोड़ने की साजिश भी है। तो ये कब से चल रहा था? ये बात हर एक को पता थी कि वो डिलिमिटेशन होना है। तो जो फायदे आपने उठाए हैं, तो फायदे भी तो उठाया। और दूसरी बड़ी बात क्या है, आज भी अगर माना आपकी तमिलनाडु में जो है अभी कितनी सीट है तमिलनाडु में? 39 सीट है। चलो हम कह रहे हैं आपके 80 कर देते हैं, तो क्या आप अकेले 80 में वो कर देंगे? सरकार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। या साउथ की कुल मिलाकर के अभी 130 सीट है, सपोज सारी की सारी 130 आपके अलायंस को मिल गई, तो क्या आप सरकार बनाएंगे? नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको किसी न किसी अलायंस में रहना पड़ेगा, सारे उसको साउथ को। हालांकि साउथ और नॉर्थ का विवाद नहीं, लेकिन अगर आपके हिसाब से भी है, हमेशा डीएमके सत्ता में रही है, चाहे इस अलायंस के साथ हो, यूपी के साथ हो या एनडीए के साथ हो। एनडीए में भी रहे हैं आपके लोग, तो अगर आप नहीं रहे तो एआईडीएमके रहा, मतलब एक ना एक पार्टी केंद्र में रही है। तो ये दोष आप नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका तो अलायंस है ही है, ऐसा कुछ अगर होगा,
और अब क्या और राज्यों में नहीं है ऐसा? नॉर्थ ईस्ट के उसमें तो एक एक दो दो एमपी हैं, तो क्या सबको 80 एमपी बना दें? उनकी आवाज नहीं है क्या? जैसे आपने को साउथ कहते हैं वैसे कोई नॉर्थ ईस्ट है, उन वहां से कोई आवाज उठ रही है क्या देश तोड़ने की? नहीं, क्योंकि आपको इसी तरह भावनाएं भड़का करके अपने बेटे को गद्दी पे लाना है और दूसरा कोई काम नहीं है। अभी जितने लोग आए थे, जो आपने ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई थी डिलिमिटेशन के खिलाफ, क्यों नहीं आया उसका? कांग्रेस के क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री कर्नाटक से? क्यों नहीं आए हिमाचल प्रदेश से? क्यों नहीं ममता बनर्जी खुद आई? या जितने भी और विपक्ष के क्यों नहीं, अखिलेश जो सबसे बड़ा नेता है उसका मुख्यमंत्री भले नहीं है, क्यों नहीं आया वो? रिप्रेजेंटेशन देना अलग बात है। जहां पर भी आपकी विपक्ष की सरकारें हैं, कितने आए, कितने मुख्यमंत्री आए? वैसे तो आप पिछली अन्य बातों पे जब आपका इंडिया अलायंस था सबके सब गले गले लगे हुए थे, जितने भी सारा अलायंस है। हालांकि अभी अलायंस जैसी कोई चीज तो रह नहीं गई। इवन जो तुम्हारा वो है जो इंडिया अलायंस का अपने का सबसे बड़ा वो समझता और विघटनकारी वो भी है अरविंद केजरीवाल, वो भी नहीं आया। भगवंत मान को भेज दिया, उसने कहा 4 दिन भगवंत मान वहां रहेगा तो मैं तब तक यहाँ पंजाब में तोड़ फोड़ मचा दूंगा। उसको तो यही इसी वजह से भेजा, अन्यथा वो भी तो आ सकते हैं, लेकिन उसको डर था कि अगर मैं वहां जाऊं तो यहाँ स्थिति बदल जाएगी। तो भैया ये किसको बोल रहे हो? ये स्पष्ट दिख रहा है आप राजनीति कर रहे हो, अपने बेटे को गद्दी सौंपने के लिए सारी तिकड़म में कर रहे हो, सब कुछ देश को विभाजनकारी बना रहे हो क्योंकि राहुल गांधी साथ है। तो इससे अच्छा क्या है? धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा। मेरा पुनः निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें।